बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट रेप्टाइल्स में। अच्छा, ये तो आप सबको पता है कि रेप्टाइल्स जो हैं वो एम्फीबिया और जो पाइसेस हैं मछलियाँ, उनके ग्रुप के बाद तीसरा ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का। इसके बाद बर्ड्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। एम्फीबिया को एम्फीबिया हम इसलिए कहते थे क्योंकि वो पूरी तरह पानी को नहीं छोड़ सके और पानी उनको अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होता था, क्योंकि पानी वो मीडियम था जहां वो अपने गैमेट्स रिलीज़ करते थे। अब जो रेप्टाइल्स हैं इनमें ये बात किसी कदर डिफरेंट है और इनमें जो एमनियोटिक एग है वो बनता है। अब एमनियोटिक एग को सबसे पहले हमें देखने की ज़रूरत है कि ये कैसा होता है, इसके कैरेक्टर्स कैसे हैं और क्या ऐसी ख़ास बात है इसमें जो इसको हम स्टडी करते हैं। ये आपकी बुक में यहाँ बना हुआ है। एमनियोटिक एग वो एग होता है जिसमें एम्ब्रियो तो है ही, फर्टिलाइज्ड एग के बाद बनेगा, लेकिन इसमें प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। एक एलेंटॉइस ये देख रहे हैं, एक एमनियन ये देख रहे हैं और एक कोरियन। ये तीन लेयर्स मखसूस काम सर अंजाम देती हैं। एक चौथी लेयर भी है जिसे यॉक सैक कहते हैं। वैसे बेसिक इन तीन को कंसीडर किया जाता है। और ये जो आपका चैप्टर रेप्टिलियस के शुरू में ये एग की डायग्राम भी बनी हुई है और इन तीनों के काम भी लिखे हुए हैं। ये देखें, एलेंटॉइस इज अ वेंट्रल आउट ग्रोथ ऑफ द गट एंड स्टोर्स नाइट्रोजनस वेस्ट। इसका काम भी लिखा हुआ है, ये एमसीक्यू भी आ चुका है। तो एमनियोटिक एग जो है वो बर्ड्स में भी है, रेप्टाइल्स में भी है और मैमल्स में भी है, जिसकी वजह से इन तीनों को कलेक्टिवली कहते हैं एमनियोट्स। जबकि ग्रुप जो हमारा एम्फीबिया है और जो हमारी जितनी दुनिया की मछलियाँ उनको कहते हैं नॉन एमनियोट्स। अब एग जो है इनका पोरस है, उससे गैशियस एक्सचेंज भी होता है, पानी एवेपोरेट भी होता है। जो मदर है ज़ाहिरी बात है उसकी बॉडी में एग प्रोड्यूस होता है, तो बहुत सारी एनर्जी उससे हासिल होती है एग को बनाने के लिए। और ज़ाहिरी बात है ये जो डेवलपमेंट है एग के अंदर होती है, सारी नरिशमेंट जो उसी में होती है। ये जो रेप्टाइल्स हैं ये पहले ऐसे ग्रुप हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी मेल एक मखसूस ऑर्गन के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स को रिलीज़ करता है। ऐसी फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। स्पर्म्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए एग तक पहुंचते हैं, उसको फर्टिलाइज कर देते हैं और फिर उसके बाद एग जो है वो लेइंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी अंडे देने का अमल शुरू हो जाता है, जिसमें एग्स जो हैं वो बरो बनाकर मट्टी खोद कर उसके अंदर जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, या अगर उन्होंने अपने लिए कोई नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो उसमें वो अपने एग्स जो है वो रखते हैं। और बहुत सारे स्नेक्स दुनिया में ऐसे हैं जो कि अपने एग्स को रिलीज़ नहीं भी करते और उनकी बॉडी के अंदर ही जो एग्स हैं वो रहते हैं और बॉडी के अंदर ही उसका शेल ब्रेक होता है और उसमें से ऑर्गेनिज्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू जिस्म से बाहर आता है। तो ये ओवोविविपेरस हो गई। अच्छा, अब बाकी के जानदारों की तरह इसमें भी उसी तरह ही है। क्लोएकल ओपनिंग है जो अंडे देने के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। गैमेट्स जो है जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उसको भी निकालने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो सेमिनल रिसेप्टेकल एक थैली होती है जिसमें स्पर्म्स को मैच्योर करने के लिए रख छोड़ते हैं। स्पर्म्स जो है उनको रिसीव किया जाता है, फिर उनको वक्तन फ़वक्तन फर्टिलाइज़ किया जाता है। और जनाब एग की बात करें तो शेल बनाने के लिए अलहदा ग्लैंड होता है जो कि एग के बाहर प्रोटेक्टिव थिक कवरिंग सिक्रीट करता है, जिससे एग को अंदर से हिफाजत मिलती है। एग जो शेल है वो कैल्केरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, सख्त है, दबाव बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा ये तो रेगुलर फिनोमिनन है रिप्रोडक्शन का, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि कुछ छिपकलियों की जो है फैमिलीज़ हैं जो कि पार्थिनोजेनेसिस करती हैं। पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है? अगर एग स्पर्म की फ्यूजन के बगैर जाइगोट में कन्वर्ट हो जाए, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो अगला एडल्ट ऑर्गेनिज्म बना दे, नया जानदार बना दे, यानी इसको डेवलप करने के लिए स्पर्म की ज़रूरत ना हो, तो फिर हम उसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें मेल नहीं पाए जाते, कुदरती तौर पर नहीं बनते, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो इस काबिल होता है
कि वो जनाब एग को विदाउट स्पर्म फर्टिलाइजेशन जो है वो अगले जानदार में तब्दील करता है, वहाँ पर डेवलपमेंट होती है, पार्थिनोजेनेसिस का एक पूरा प्रोसेस होता है। इसका किसी हद तक नुकसान है, डिसएडवांटेज उसकी वजह ये है कि जो मेल से एग बने वो नए एडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी जो है वो रहेगी, क्योंकि जैसा जेनेटिक मटेरियल मदर में होगा वैसा ही अंडे के थ्रू नए एडल्ट को भी मिल जाएगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेल और फीमेल एग और स्पर्म के थ्रू हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, इस केस में वो होगा नहीं। रेप्टाइल्स का जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी जोड़ी बनाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मेटिंग फिनोमेनॉन होता है। जब जोड़ी बनाते हैं तो कोर्टशिप बिहेवियर भी दिखाते हैं ताकि इनको मालूम हो सके कि क्या ये एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उसके लिए इनके कुछ मखसूस बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, सर का हिलाना जैसे कि इसमें है, कलर पैटर्न्स का चेंज होना, स्किन की फोल्ड्स जो है उनको एनलार्ज हो जाना, टेल को हिलाना मुसलसल, तो इससे ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिससे जोड़ी बनने का अमल जो है वो हो जाता है। और ये ज़ाहिरी बात है जब एक जोड़ा बन जाएगा जानदारों का तो वो रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल मैसेंजर्स भी रिलीज़ करते हैं जिन्हें फेरोमोन्स कहते हैं, और अगर ये फेरोमोन्स रिप्रोडक्शन के हवाले से, जोड़ी बनाने के हवाले से इनको मदद दें तो उन्हें सेक्स फेरोमोन्स कहा जाता है। फिर आवाज़ पैदा करने का जो अमल है, वोकलाइजेशन, जैसे कि क्रोकोडाइल्स वगैरह में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रीडिंग सीज़न वो सीज़न है जब इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हुए होते हैं, हालात साजगार होते हैं, और ये ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पर अपना एरिया ये डिफेंड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं टेरिटरी, और टेरिटोरियल बिहेवियर दिखाते हैं। गैर जो दूसरे जानदार हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको वहाँ नहीं आने देते और फीमेल्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं ताकि जोड़ी बना सकें। बहुत सारे जो रेप्टाइल्स हैं जो अंडे देने का अमल है वो अपनी बॉडी के अंदर करते हैं, और जिसमें से मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी लिजर्ड्स या स्नेक्स हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर ही एग लेइंग करते हैं, और एग्स उनके अंदर ही ब्रेक डाउन होते हैं, नया ऑर्गेनिज्म जो है वो आता है, सिंथेसाइज होता है। लेकिन ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स हैं वो एग लेइंग करते हैं बरो बनाकर, गड़ा खोद कर, चट्टानों के नीचे अपनी जो उन्होंने गार सी बनाई होगी उसके अंदर। मिसाल के तौर पर एलिगेटर मिसिसिपियंसिस जो है ये, इसकी भी आपको उन्होंने मिसाल दी हुई है। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो केयर भी देती हैं। अब केयर से यहाँ मुराद है कि अगर मदर केयर देगी डेवलपिंग ऑर्गेनिजम्स को तो हम उसे कहेंगे मैटरनल केयर, और अगर जो मेल पेरेंट केयर देगा तो उसे हम कहेंगे पैटर्नल केयर। तो दोनों में से कोई एक या दोनों, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसे होता है कि जो नेस्ट है, जो घोंसला है जिसमें उन्होंने अंडे दे रखे हैं, उसको आके चेक करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं ताकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को वहाँ आने ना दिया जाए, ताकि अंडों को साफ़ सुथरा रखा जाए। अगर कोई एग ठीक नहीं है, डेवलपमेंट उसमें नहीं हो रही है, तो वो उसको फेंक भी देते हैं। अब टेम्परेचर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकी डेवलपमेंट के लिए। टेम्परेचर जो है 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो फीमेल ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करने में मदद देता है, और टेम्परेचर अगर 32.5 से 33 है तो मेल ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा होते हैं। और बाज़ दफ़ा 32 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हो तो मेल और फीमेल दोनों तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बन सकते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में मददगार साबित होती है। ज़्यादातर जो फीमेल ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेवलपमेंटल एरियाज़ के पास एग्स को संभालने के लिए, एग्स को ख्याल रखने के लिए, प्रीडेटर से बचाने के लिए काम करेंगे, और ये अपने हैचलिंग्स, जैसे कि एग से जो निकला है उस ऑर्गेनिज़म को, एग से जो निकले ऑर्गेनिज़म उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास पाए जाएंगे। ये हाई पिच साउंड्स भी पैदा करते हैं, अपने जो यंग वंस हैं उनको मुतवज्जा करने के लिए घोंसले के अंदर, और फिर उसके बाद उनको केयर करना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे ये पूल्स की तरफ ऑर्गेनिजम्स को लेकर जाते हैं जहाँ कुछ सालों के अंदर जो यंग वंस होते हैं वो खुराक कैसे तलाश करनी है, तैरना कैसे है, वापस कैसे आना है, छोटे इन्वर्टिब्रेट्स को कैसे खाना है, ये सीख लेते हैं।